हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अपने मूल कॉन्सेप्ट चल रहा हम लोग का, ठीक है ना। अपने मूल कॉन्सेप्ट के अंदर अभी तक हम लोग बेसिक बात से पढ़े मोल्स, ठीक है ना। एटॉमिक मास, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, ठीक है ना। फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीखे हम लोग मास के हेल्प से। फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीखे हम लोग पार्टिकल्स के हेल्प से, ठीक है ना, क्वांटिटी के टर्म। अभी हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना हम लोगों को है, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम, ठीक है ना। ठीक है, उस टॉपिक से स्टार्ट करने से पहले ना कुछ बच्चों को जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन बनवाए थे वो देख लेते हैं क्वेश्चन को भी, ठीक है ना। और कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने वाले में। तो मैं सोच रहा था कि आप लोगों को वो बेसिक से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना सिखा दे, क्योंकि कुछ बच्चों को दिक्कत है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल पर चलेंगे, क्लास 9th और 8th लेवल पर चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। वहाँ से फिर आ जाएंगे इधर, ठीक है ना। तो एक एक्स्ट्रा क्लास लगेगा, ठीक है ना। तो बेसिक बात से वहाँ पर सीख लेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है वहाँ पर, ठीक है। देख लीजिए, पहले जो क्वेश्चन था वो पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए, क्वेश्चन हम लोग का दो था। एक तो था कि 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम, ठीक है ना। एक क्वेश्चन था 1 एटम ऑफ कैल्शियम, ठीक है ना। इन दोनों के अंदर मास बताना था। क्वेश्चन ये था कि द मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम, ठीक है ना, एटम इज। और ये क्वेश्चन ये था कि द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कैल्शियम इज, ठीक है। तो देखिए, लास्ट क्लास बताए थे आपको हम 1 ग्राम एटम का मतलब क्या है ना। 1 ग्राम एटम का मतलब है कि 1 मोल। 2 ग्राम एटम 2 मोल, 3 ग्राम एटम, तो ग्राम एटम और मोल्स एक ही चीज़ है। तो आपसे कभी कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, या कभी कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। एटम है तो एटम्स लगा रहेगा, और मॉलिक्यूल हो तो ग्राम मॉलिक्यूल्स लगा रहेगा, ठीक है। तो 1 मोल, 1 मोल कैल्शियम है, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना। गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है। 1 मोल मास निकालना, तो मास x है, गिवन मास मोलर कोर मास इसका 40, तो x बराबर कितना 40 ग्राम आंसर आएगा। जो भी ऑप्शन था ABCD जो भी था देख लीजिएगा उसमें कौन सा ऑप्शन था, ठीक है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, ठीक है ना, कि आप लिखा क्या है क्वेश्चन के अंदर। यही मूल कॉन्सेप्ट के अंदर ये वर्ड पर खेल जाता है, और जब वर्ड से खेलना शुरू करेगा और आपको उस वर्ड से आपको खेलने नहीं आता है तो फिर आपको दिक्कत तो करेगा ही करेगा। इसलिए हम क्या किए थे ना, क्वेश्चन को एग्जैक्टली सेम रखे थे, ऑप्शंस भी सेम रखे थे, लेकिन दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। अब देखिए, 1 एटम ऑफ कैल्शियम, इसका मास बताना है, तो अब फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा ना, नंबर ऑफ एटम्स एक है, तो नंबर ऑफ एटम्स बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, ये एक है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/n लिख सकते हैं, एवोगैड्रो नंबर, है ना, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, है ना, x/w बराबर 1/n लिख सकते हैं। x चाहिए हम लोग को, मास चाहिए, तो w कितना 40 होता है, 1/n है ना, कैल्शियम का। तो x बराबर कितना है, 40/n। बोली बात समझ में आएगी नहीं? ये खेल है। अगर 1 ग्राम एटम और 1 एटम में अगर आपको डिफरेंस समझ में नहीं आए तो फिर तो आप चूक जाइएगा, यही गलती कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको ये एग्जैक्टली याद होना चाहिए कि मोल का मतलब है ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल भी हो सकता है। मतलब मोल को जो है, ठीक है ना, ग्राम एटम के टर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग, या फिर ग्राम मॉलिक्यूल के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपसे कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, या फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, या फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, अदरवाइज सेम सेम, ठीक है। कोई दिक्कत है ना, लिख लीजिए। और यहाँ तो नंबर ऑफ एटम्स एक था, हम लोग वहाँ से निकाल लिए, पहले तो मोल निकाले, फिर मोल की हेल्प से मास निकाल लिया, लिख लीजिए। ये दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में था। अब देख लीजिए, जो जो ऑप्शन होगा वो लगा लीजिएगा, ABCD में जो भी ऑप्शन होगा आपके पास, ठीक है ना। लिख लीजिए, हटा।
वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सीखे थे हम लोग, ठीक है ना, लास्ट क्लास। लेकिन कुछ बच्चों को से प्रॉब्लम है, अभी हम लोग बेसिक्स एकदम डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है ना, एकदम छोटी छोटी चीज़ को। हालांकि आप में से कुछ बच्चों को आता भी होगा, फिर भी आप देख लीजिए। देखिए, और वॉल्यूम की हेल्प से नंबर ऑफ मोल्स निकालने वाला केस हम लोग अगले क्लास में देख लें, ताकि आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने वाला केस बिल्कुल समझ में आ जाए, ठीक है ना। देखिए, एटॉमिक नंबर, ठीक है, क्या होता है एटॉमिक नंबर? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक है ना। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद होगा, इसी को एटॉमिक नंबर कहते हैं। बहुत सारा बच्चा तो कहेगा सर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं सर, इलेक्ट्रॉन कहा गया सर, बचपन में इलेक्ट्रॉन भी पढ़े थे हम लोग। तो क्या समझ लीजिए आप, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होगा? प्रोटॉन के बराबर होगा, ठीक है ना। और प्रोटॉन किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन के बराबर, ठीक है। तो अभी हम कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है किसी भी एटम के अंदर, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद है, इसी को हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। P प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब आप सोचेंगे सर हर बार प्रोटॉन ही क्यों कह रहे, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं कह रहे हैं आप, ठीक है ना। देखिए, इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं आप तब जब एटम न्यूट्रल होगा, ठीक है ना, मतलब एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, तब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होगा, ठीक है। तो उस टाइम आपको ये डेफिनेशन में फिर मेंशन करना पड़ेगा, न्यूट्रल एटम के लिए डिफाइन करें, ठीक है ना। तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन से अगर डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो अगर इलेक्ट्रॉन लिखना है तो फिर आपको ये मेंशन करना पड़ेगा न्यूट्रल एटम के लिए। लेकिन जब आयंस होगा, है ना, दो तरह का आयंस, कैटायन एंड अनायन। जब आयंस होगा तो Z P तो बराबर होगा, लेकिन E बराबर नहीं होगा। तो देखिए, आयंस के केस में या फिर न्यूट्रल एटम, दोनों केस में प्रोटॉन बराबर है एटम नंबर, इलेक्ट्रॉन तो बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन से आप डिफाइन कर दीजिएगा तो आयंस के केस में नहीं होगा फिर, ठीक है। हाँ, पर्टिकुलर न्यूट्रल एटम के लिए हो सकता है, ठीक है। अब डेफिनेशन लिखना तो लिख लीजिएगा, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, the total number of protons present in the nucleus of an atom is known as atomic number, denoted by capital Z, ठीक है। अब न्यूट्रल, अब देखिए न्यूट्रल एटम का मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज कीजिए सोडियम है, ठीक है ना, ठीक है। तो सोडियम के अंदर जो है ना एटॉमिक नंबर आपको पता है, याद रखिए, ठीक है, 11। प्रोटॉन भी कितना 11, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना 11 होगा, ठीक है। मान लीजिए सल्फर है, तो Z एटॉमिक नंबर कितना 16, प्रोटॉन भी 16, इलेक्ट्रॉन भी 16, ठीक है, कोई दिक्कत है ना। अब देखिए, अगर यही हम लोग आयन संख्या से बात करें, ठीक है ना, हम लोग सोडियम प्लस ले लें, ठीक है, कटायन। अब यहाँ पर Z P और ये निकालना, Z एटॉमिक नंबर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना 10। पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है मेरे पास, क्योंकि एक प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से ही पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। बच्चा कितना तुमको जोड़ भी कर गलती से नहीं, वो इलेक्ट्रॉन हट गया, इलेक्ट्रॉन हटने की वजह से ही चार्ज पॉजिटिव आया इसके ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हम लोग के पास है यहाँ पर। देखिए, अगर हम लोग ये सल्फर 2 माइनस करें तो Z पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोटॉन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा हमारे पास 18 हो जाएगा। 2 माइनस का मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, तो न्यूट्रल कैसे पहले 16 था, 2 आ गया 18 हो गया। यहाँ न्यूट्रल केस में 11 था, कटायन बना तो एक कम हो गया हमारे पास। तो जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना इलेक्ट्रॉन को कम कर देंगे, और जितना नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज आएगा हम लोग और उतना इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है ना। कोई इशू नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, लिख चलिए हटाए।
एटॉमिक मास की बात करें तो मास नंबर, ठीक है ना, ये अभी इसी को हम लोग ये एटॉमिक मास ही बोलते हैं, ठीक है ना, एटॉमिक मास, दोनों का वैल्यू बराबर होता है इसमें से। चलिए, ये भी बचपन में पढ़े होंगे आप, फिर भी आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए मास नंबर ये जो है ना, ये समेशन होता है किसका, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का, मतलब इट इज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है ना, ऑफ एन एटम। एक एटम में न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है उन दोनों का समेशन क्या कहलाता है, मास नंबर कहलाता है, फिर एटॉमिक मास ही बोलते हैं इसको, ठीक है। मतलब लिखना तो लिख लिया डेफिनेशन, इट इज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। देखिए अब हम लोग को न्यूट्रॉन निकालना है, न्यूट्रॉन बराबर क्या लिख सकते हैं, ए माइनस पी लिख सकते हैं, ना, या फिर हम लोग लिख सकते हैं न्यूट्रॉन बराबर ए माइनस जेड, मतलब एटॉमिक मास में से हम लोग जेड एटॉमिक नंबर को माइनस कर दे तो हम लोग के पास क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखिए जनरल रिप्रेजेंटेशन, कोई एलिमेंट मान लीजिए कि एक्स है, ठीक है ना, ये बॉटम साइड में हम लोग क्या लिखते हैं ना, राइट साइड या लेफ्ट साइड जेड एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ठीक है ना, जेड एटॉमिक नंबर, और अपर साइड में राइट साइड या लेफ्ट साइड में क्या लिखते हैं, मास लिखते हैं, मास नंबर लिखते हैं, ठीक है ना, एटॉमिक मास लिखते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम है, यहाँ 11 यहाँ 23 लिखा है, ठीक है। अब इसको देखने के बाद अब आपको एक चीज समझ में आ गया, जेड 11 है ना, और ए जो है मास जो है 23 है। जब जेड 11 है तो पी भी 11 होगा और ई भी 11 होगा, है ना, क्योंकि न्यूट्रल है, चार्ज तो है नहीं। रही बात न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, ए माइनस जेड या ए माइनस पी, है ना, तो ये एटॉमिक मास 23 में से 11 माइनस कर दो, कितना बचा न्यूट्रॉन, बोली बात समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना, ठीक है, लिख लीजिए आप इसको। ठीक है, अब देखिए किसी आयंस के अंदर कोई मान लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉस्फोरस 3 माइनस, ठीक है, ठीक है, इस फॉस्फोरस 3 माइनस के अंदर या इसी का एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है ना, इसका पहले देख लीजिए, उसके बाद फॉस्फोरस 3 डिस्कस करते देखिए। प्लस वाले पर भी बता दिया था आपको थोड़ी देर पहले कि सोडियम प्लस जब होगा तो एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन्स और पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन चेंज रस हो जाएगा, ठीक है ना। बात करें न्यूट्रॉन निकालेंगे तो न्यूट्रॉन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब क्या हुआ कि किसी पर चार्ज आने से पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इस केस में इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, लेकिन प्रोटॉन जेड पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी भी जेड 11 ही होगा, प्रोटॉन अभी भी 11 होगा, मतलब क्या सिर्फ चेंज कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन। पहले कितना था 11, अब कितना हो गया 10, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया इस वजह से, ठीक है। तो प्रोटॉन पर एटॉमिक नंबर पर और उसके न्यूट्रॉन्स के नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता चार्ज आने से, ठीक है। यही चीज लास्ट क्लास हम लोग वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स वाला क्वेश्चन बना रहे थे, ठीक है ना, फिर आपको बता देंगे, तो थोड़ा सा दिक्कत है उसमें बच्चों को, ठीक है ना, इसलिए हम सोचा कि आपको बिल्कुल बेसिक से ले चलते हैं, क्लास 9th लेवल पे ले आए हैं आपको हम, छोटी छोटी चीज़ सब है, ठीक है ना। देखिए अगर हम लोग जगह फॉस्फोरस ले लें, ठीक है ना, एक जगह फॉस्फोरस 3 माइनस, न्यूट्रल है, जेड 15 होगा, प्रोटॉन 15 होगा, इलेक्ट्रॉन 15 होगा। बात करें न्यूट्रॉन की, इसका मास है 30, प्रोटॉन 50, ये आपको याद होने पर बताया भी थे, ठीक है ना, याद देखिए ज़्यादा अच्छा है।
वो लिख के देगा नहीं देगा उसके भरोसे क्यों बैठे रहेंगे। ठीक है, देता है तो अच्छी बात है, लिख करके आप ही के लिए फायदा है ना। न्यूट्रॉन है 31, तो मास कितना 31 है ना, मास नंबर कितना 31। न्यूट्रॉन निकालना हम लोग तो मास माइनस प्रोटॉन या जेड एटॉमिक नंबर, तो 15 माइनस 31 माइनस 15 कितना आएगा 16। ठीक है ना। अब देखिए चार्ज वाला केस देखिए, चार्ज में आपको बताया कि देखिए जेड चेंज नहीं करेगा, प्रोटॉन चेंज नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन की बारी आएगी। माइनस चार्ज है 3 एक्स्ट्रा होगा, तो पहले कितना था न्यूट्रल का 15 और 3 जुड़ जाएगा, कितना हो गया 18। न्यूट्रॉन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न्यूट्रॉन वापस से इतना ही रहेगा 16 ही रहेगा, तो सिर्फ चेंज क्या होगा इलेक्ट्रॉन चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज में भी देखिए इलेक्ट्रॉन ही चेंज किया, निगेटिव चार्ज में भी सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही चेंज करेगा। मास की वैल्यू पर, ठीक है ना, प्रोटॉन्स की वैल्यू पर और एटॉमिक नंबर पर कोई चेंज नहीं होने वाला है, सब न्यूट्रॉन भी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, लिख लिया। हटाए, देखिए कुछ मॉलिक्यूल्स देख लीजिए आप, ठीक है ना। उस मॉलिक्यूल के अंदर हम लोग जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ठीक है, इसके अंदर हम लोग प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकालेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है Z, ठीक है। हर एलिमेंट का अपना इंडिविजुअल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता करेंगे हम। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना 6, तो प्रोटॉन भी 6 होगा। इसका कितना 8, तो कार्बन का 6 प्लस 1 ऑक्सीजन का 8, कितना ऑक्सीजन है 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 8 2 16 16 6 22। समझे कि नहीं समझे। एक कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो इसके पास प्रोटॉन 6, इसके पास प्रोटॉन 8, तो यहाँ तो ऑक्सीजन 2 है, तो एक ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन है, तो 2 ऑक्सीजन के पास 16 प्रोटॉन होगा, है ना। तो 2 ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, 16 प्रोटॉन, और इसका 6 प्रोटॉन कार्बन का, 16 6 कितना 22। ठीक है, बात करें इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल केस में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करता है। न्यूट्रल केस में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, इक्वल होता है। ठीक है, बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन हम कैसे निकालते हैं, A-P से निकालते हैं। तो एटॉमिक मास देखिए आप, इसका मास होता है 12, इसका मास होता है 16। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन है हम लोग पास, तो 16 2 32 होगा 32, ये 32 और 12 44, तो टोटल मास कितना है हमारे पास 44। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस, प्रोटॉन कितना निकाल देना है 22, कितना आएगा न्यूट्रॉन भी 22 आएगा। चलिए, है ना, प्रोटॉन भी 22, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। ठीक है, देख लीजिए, चलिए देखिए, देखिए मान लीजिए अपने पास सल्फेट आया SO4 2- रेडिकल है सल्फेट, ठीक है ना, SO4 2- है, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना हम लोगों को है। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए प्रोटॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए और न्यूट्रॉन चाहिए। तो देखिए सल्फर है, सल्फर का प्रोटॉन होता कितना एटॉमिक नंबर 16, तो प्रोटॉन 16 होगा इसके पास, और ऑक्सीजन का 8 है ना। तो एक सल्फर का 16, तो सल्फर एक ही हम लोग पास है 16 लिख दीजिए आप, प्लस एक ऑक्सीजन का हम लोग पास कितना 8 प्रोटॉन, एक ऑक्सीजन पास कितना ऑक्सीजन हम लोग पास 4, क्या लिखिए 8 × 4 है ना, 32 और 16 48 48। समझ में आएगी क्या। सल्फर एक है, उसके पास 16 प्रोटॉन होगा, एटॉमिक नंबर 16 होता है इसका, ऑक्सीजन का 8 होता है,
एक ऑक्सीजन होता तब तो 8 प्रोटॉन, ऑक्सीजन टोटल हमारे पास 4 है, तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर लिए हम लोग तो 32 आएगा, 32 और 16 48 प्रोटॉन्स आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बराबर होता है कब? जब न्यूट्रल एटम होगा तब। एटम तो न्यूट्रल, सॉरी रेडिकल तो अभी न्यूट्रल है नहीं, ये रेडिकल है हम लोग पास, ठीक है ना। तो एटम तो है, मतलब सॉरी न्यूट्रल तो है नहीं, ठीक है ना। न्यूट्रल होता तो 48 होता, 2 चार्ज है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, 48 है तो कितना 50, समझ गए। अगर ये न्यूट्रल होता, कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं होता, जैसे CO2 वाले केस में था, वहाँ पर कोई चार्ज नहीं था तो 22 हम लोग पास प्रोटॉन भी था, 22 इलेक्ट्रॉन भी था हम लोग पास। यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज, जितना एक्स्ट्रा चार्ज होगा उतना प्रोटॉन के अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 48 इलेक्ट्रॉन भी होता कब? जब चार्ज नहीं होता तब, लेकिन 2 माइनस चार्ज, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो 2 ऐड कर देंगे हम लोग, ठीक है। बारी है न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? A-P। एटॉमिक मास में से हम लोग क्या करते हैं? प्रोटॉन को माइनस करते हैं, ठीक है। इसका मास कितना? 32, इसका मास कितना? 16, है ना। तो इसका मास 32, तो एक सल्फर है तो चलिए 32 होगा, ठीक है। और एक ऑक्सीजन में कितना? 16, कितना ऑक्सीजन मेरे पास? 4 ऑक्सीजन, तो 16 × 4 64, ये टोटल मास निकल गया। प्रोटॉन हम लोग पहले निकाल चुके हैं 48, 64 32 कितना? 96 माइनस 48 कितना आएगा? न्यूट्रॉन ही 48 आएगा। बोली बस समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये रेडिकल्स के अंदर इस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी चीज सब है, ठीक है ना। ठीक है, अब लिख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए हटा दें, कोई दिक्कत है ना? चलिए ठीक है। अगर मान लीजिए जो लास्ट क्लास हम लोग बनाए थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, उस क्वेश्चन में वापस आते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए यही क्वेश्चन था जस्ट, ठीक है ना। देखिए क्या कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन (0.96 ग्राम ऑफ सल्फेट आयन SO4 - ठीक है। ये SO4 वही वाला ले लिया, ठीक है ना, ताकि बात समझ में थोड़ी आसानी हो, ठीक है। देखिए तो अब सॉल्यूशन समझिए आप। x दे रखा है 0.96 ग्राम, ठीक है। इसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे अगर मोलर मास, ठीक है ना, तो कितना आएगा? SO4 का 96, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, x/W लिखेंगे तो 0.96 डिवाइड बाई 96, दिस सन्नाटा कितना आएगा? 0.01 मोल, ठीक। SO4 क्या है? आयन है ना। हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। निकालना क्या हम लोग? इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ निकालना? आयंस के अंदर, तो पहले सबसे पहले आयंस निकालेंगे। नंबर ऑफ आयंस के लिए फॉर्मूला वही, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स कितना? 0.01 है ना ये, और एवोगाड्रो नंबर तो आपको पता 6.022 × 10⁻²3, ठीक है। मल्टीप्लाई का 6.022, ठीक है ना, ये 2 0 से कैंसिल हो जाएगा तो 21 पावर बचेगा, ठीक है। अब देखिए ये टोटल नंबर ऑफ आयंस इतना आ गया हमारे पास, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे
अभी SO4 2 माइनस आयन था पीछे भी यहाँ पर, ठीक है ना, जो पीछे सॉल्व कर देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितना आया था, एक आयंस के अंदर 50 इलेक्ट्रॉन आया था, 50 इलेक्ट्रॉन आया था ना, एक आयंस के अंदर 50 इलेक्ट्रॉन आया था, ठीक है। हम लोग के पास आयंस कितना इतना है, इसको क्या करें 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब तक आपको एक SO4 एक सल्फेट के अंदर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये पता नहीं चलेगा, तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई कैसे कीजिएगा आप, इसलिए वो बेसिस सब चीज़ें बता रहे थे आपको। अगर सिर्फ एक ही आयन में पूछता है तो ठीक है 50 होगा, 2 में पूछता है तो 50 होता है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। इतना में पूछ रहा है तो इतना से मल्टीप्लाई कर लेंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.022 × 10⁻21 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आएगा उतना आंसर आएगा। समझे नहीं बात? तो आपको एक रेडिकल, जैसे अभी हम लोग CO2 बनाए 22 था, अगर आपको एक मॉलिक्यूल के अंदर पता नहीं है कि कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, इसके अंदर काउंट करने नहीं आता है, तो फिर आपके पास जो मास देगा उस मास के अंदर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा ये पता कैसे चलेगा आपको, ठीक है। तो हम लोग क्या किया ना, पहले सल्फेट जो था हम लोग के पास उसका आयन इलेक्ट्रॉन निकाले हम लोग, तो 50 आया था हम लोग पास। तो सबसे पहले इस मास के अंदर हम लोग मोल्स निकाले, उस मोल्स के अंदर उस आयंस निकाले, फॉर्मूला पढ़ा चुके आपको हम, ठीक है ना। फिर हम लोग उससे 50 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस चीज़ को दोबारा डिस्कस इसलिए करें, कुछ बच्चों को चीज़ दिक्कत हो रहा था, ठीक है ना, कि सर कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। सेम चीज़, जैसे प्रोटॉन के लिए भी हम लोग 50 से मल्टीप्लाई कर लिए, अगर इसी में इलेक्ट्रॉन के लिए 50 से मल्टीप्लाई कर लिए हैं, अगर प्रोटॉन पूछता तो 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका प्रोटॉन 48 आया था, पीछे आया था ना अभी जस्ट, ठीक है ना। इसी तरह न्यूट्रॉन से पूछता था, न्यूट्रॉन वाले से मल्टीप्लाई कर लेते थे। लेकिन बेसिक चीज़ ये कि एक आयंस के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालें कैसे, कितना होगा ये आपको आना चाहिए निकालने। तब फिर ये काम तो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में पहले दिन से करते आ रहे हैं, ठीक है ना, वेरी फर्स्ट लेक्चर से हम लोग सब डिस्कस करते आ रहे हैं। कोई सुने ना, कोई दिक्कत है ना, लिख लीजिए आप यहाँ कुछ क्वेश्चन आपको दे देते हैं, प्रैक्टिस की भी हो जाएगा आपका, ठीक है ना, लिख लीजिए। चलिए ठीक है। ऐसा कुछ बेसिक क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा, एटम स्ट्रक्चर में मिल जाएगा, ठीक है ना, वहां पर भी एनसीईआरटी पूछा है क्वेश्चन से। चलिए देखिएगा, कुछ क्वेश्चन लिखा दे रहे हैं, ठीक है ना, आप बना लीजिएगा। फाइंड PENE, ठीक है। पहले तो बेसिक वाला निकाले जैसे पढ़ा रहे थे, उसी तरह से आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल लेंगे आप, ठीक है ना। ठीक है, बना लेंगे। बाकी उस तरह क्वेश्चन सब कुछ दे दे रहे हैं, ठीक है, एक ही क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं, ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन in 0.9.5 ग्राम ऑफ फॉस्फेट आएगा, ठीक है।
ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, इसमें एक ही क्वेश्चन के अंदर पूछ दिया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना है आपको, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ भी वही काम करना पड़ेगा, मास की हेल्प से आपको मोल्स निकालना पड़ेगा, मोल्स की हेल्प से फिर आयंस निकालना पड़ेगा, आयंस के अंदर फिर जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा उतना से मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, अब लिख लीजिए और फिर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है ना, नहीं हो तो और कुछ डिस्कस कर लेंगे हम। ठीक है, न्यूट्रॉन वाला लिखना चाहिए क्या कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन क्या है ये तो 34 ग्राम ऑफ NH3। ठीक है, इसके अंदर बताना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब पहले इसको बना लीजिएगा, देन आफ्टर इसको बना लीजिएगा। ठीक है, अगर टाइम हम लिख के नहीं दिया वो याद होना चाहिए। ठीक है, और मैं हम वही स्क्रीन पर 20 के अंदर ही 20 के अंदर ही किया। ठीक है ना, लिख लीजिए, बाकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में वही मोल्स निकालना सीखेंगे हम लोग विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम। ठीक है ना, लिख लीजिए। थैंक यू।